नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप। कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, कई लोक लुभावन वादे। अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री से बजट टालने की मांग। चिट्ठी में कहा, बजट पेश होने से राज्य के हितों पर पड़ेगा असर। केंद्र का तारीख बढ़ाने से इनकार। कांग्रेस एनसीपी का बीजेपी शिवसेना पर दोहरे रवैये का आरोप। केंद्र और राज्य में भी गठबंधन तोड़ने की मांग। महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव में 25 साल बाद होंगे आमने सामने। किसानों की आत्महत्याओं पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र, राज्य और रिजर्व बैंक से मांगा जवाब। वजहों का पता लगाने और राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर। बर्फीले तूफान में अब तक सैन्य अधिकारी समेत 15 जवानों की मौत। घाटी का संपर्क देश से कटा। श्रीनगर से उड़ानें बहाल। और आइए देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में बात बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते की, जिनके बीच अब दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि अभी राज्य और केंद्र में बीजेपी से गठबंधन चलता रहेगा। तो वहीं विपक्षी दल इसे दोहरा रवैया बताते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश बता रहे हैं। बीजेपी से नाराज चल रही शिवसेना ने आखिर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अलग लड़ने का फैसला किया है। दोनों में बीएमसी चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर काफी वक्त से खींचतान चल रही थी। कांग्रेस और एनसीपी ने शिवसेना के कदम को लोगों को गुमराह करने की कोशिश बताया। It's just to divert the minds of the people from the corrupt practices which are going on in the Mumbai Municipal Corporation. We can say that this alliance has been broken when at the center and in the state governments the Shiv Sena withdraws its support from the government. Then we can understand the reality. अगर वाकई में उनको ये बयान जो उन्होंने दिए हैं कल कि अब हम भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो उन्हें चाहिए कि केंद्र में और राज्य में भी वो साथ फौरन छोड़ दें, वरना जनता उनसे पूछेगी। विपक्ष के सवाल पर शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं करना चाहती, इसलिए फिलहाल गठबंधन जारी रहेगा। वो दोनों की मजबूरी है। हम महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अस्थिर नहीं बनाना चाहते। मुंबई महानगर पालिका चुनाव, महाराष्ट्र में 10 महानगर पालिकाएं हैं, जिला परिषद है 26, तो वहां गठबंधन नहीं होगा। इस बीच धार्मिक फोटो हटाने के सर्कुलर के विरोध में शिवसेना नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। साथ ही उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम चिट्ठी भी सौंपी। इसमें आयकर की सीमा 5 लाख रुपए की मांग की गई है। मुलाकात के बाद शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि जब भी उद्धव ठाकरे कहेंगे वो सरकार से इस्तीफा दे देंगे। हमारी बांधिल की जो है वो शिवसेना के साथ में है, भगवे झंडे के साथ में है, भगवे विचार के साथ में जगह है, उद्धव जी के साथ में है। उद्धव जी जब कहेंगे, हमारे जेब में तो राजीनामा लेके हम घूमते हैं शिवसेना के सभी मंत्रीगण। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया कि कोई हमारा साथ दे या न दे, परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री की बजट पूर्व बैठक में शिवसेना सांसदों के शामिल नहीं होने की खबर को खारिज किया है। अभी अरविंद सावंत मीटिंग में है, ऐसा किसी ने बहिष्कार के बारे में नहीं। वो लेकिन अभी मीटिंग में है। वो मैंने अभी साफ कर दिया है कि कल शिवसेना के नेताओं ने जो कहा है केवल युति के बारे में कहा है, और महाराष्ट्र में आज युति नहीं है। हम भी हमारे दम पे लड़ेंगे और वो भी उनके दम पे लड़ेंगे। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र में मंत्री पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में मतभेद सामने आ चुके हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कई बार सार्वजनिक तौर पर नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार की आलोचना कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मुंबई में साफ कहा कि पार्टी ने गठबंधन में रहकर 25 साल बर्बाद किए। अब वो महाराष्ट्र में अकेले आगे बढ़ेगी। राज्य में अगले महीने मुंबई समेत 10 नगर निगमों के और 25 जिला परिषदों के लिए चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के हमारे साथ अनंत बलबकैतकर साहब हैं, चीफ ऑफ न्यूज ब्यूरो हैं साकाल ग्रुप ऑफ पेपर्स के। अनंत जी साहब, स्वागत है आपका।
लंबे अरसे से आप महाराष्ट्र को देखते रहे हैं और दलों की दोस्ती और मैं कहूं कि इसके बाद आमने सामने के मुकाबले को भी देखा है। इस बार जो बात हो रही है ये हर बार दिखती थी उससे थोड़ी सी ज्यादा या आगे बढ़ती दिख रही है, या फिर उसी लिमिट तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं? नहीं, आपको याद होगा कि पिछले साल जब ये डोंबिवली और ये कल्याण वो भी महानगर पालिका है, जी। नवी मुंबई है, तो उस वक्त भी बीजेपी शिवसेना का कोई अलायंस नहीं था और इलेक्शन के बाद दोनों इकट्ठा हो गए थे। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है या पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि बीजेपी और शिवसेना जो लोकल बॉडीज की इलेक्शंस हैं उसमें अलग लड़े हैं। ये जैसे मैंने बताया ये पहले भी हो चुका है। दूसरी बात ये है कि विधानसभा का इलेक्शन जो हुआ उसमें भी दोनों अलग लड़े थे। तो ऐसी कोई बात मुझे तो लगती नहीं कि इसमें कोई नया कुछ है, नई बात नहीं दिख रही है। नहीं, हमको तो नहीं लगती। ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है, एक कन्वीनियंस भी है पॉलिटिकल, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि भाई हमारे वोट्स जो हैं वो हम दोनों तक ही सीमित रहे, कहीं और जाए नहीं, तो इसलिए दोनों अलग अलग लड़के अपना अपना वोट बैंक जो है वो पूरी तरह से कंसोलिडेट। चुनाव जीतने का एक टैक्टिकल स्टेप आप कहते हैं कि यही है। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि जैसे अभी शिवसेना के प्रवक्ता ने अभी जैसे कहा कि हम महाराष्ट्र के लिए जो राजनीतिक हो या आर्थिक हो वो अस्थिरता पैदा नहीं करना चाहते। तो स्थिति वहां तक तो पहुंची नहीं है कि शिवसेना सरकार से बाहर हो, लेकिन क्योंकि केंद्र में जिस तरीके के रिश्ते रहे इस बीच अगर पिछले 6 महीनों में अगर साहब आप देखें, नोटबंदी का मसला हो, खुले तौर पर विरोध किया शिवसेना ने, राष्ट्रपति से मुलाकात तक की जाके गई संगठन के साथ। इसके बाद जब मुद्दा आया बजट को लेकर वहां पर भी उन्होंने एक विरोध दर्ज कराया। नहीं, ये विरोध देखिए, ये विरोध तो होता रहता है। ऐसा नहीं है कि शिवसेना अपना एक अलग से आइडेंटिटी वो या अपनी पहचान जो है वो वहाँ कायम करना चाहती है, और हमको उनको क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में जो असेंबली के इलेक्शन हुए वो चार मुख्य पार्टियों में हुए थे और उसमें भी शिवसेना ने काफी अच्छा अपना प्रदर्शन किया है, जिसके चलते बीजेपी को पूरा अपने बलबूते पे बहुमत नहीं मिला था और आखिर में बहुत खींचातान करके बीजेपी शिवसेना फिर से इकट्ठा हो गई, दोनों ने अलायंस करके अपनी गवर्नमेंट वहां बनाई है। तो ये हिस्ट्री भी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी और उसके संदर्भ में ही ये मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त जो कुछ हुआ है उसको हमको समझना पड़ेगा। और क्या शिवसेना की जो एक छवि है राजनीतिक दल के तौर पर, एक संगठन के तौर पर, उसके चलते केंद्र सरकार को आंखें दिखाना या फिर कई मुद्दों पर एक अलग राय जाहिर करना, भले ही केंद्र सरकार उसके चलते मैं कहूं कि उनकी स्थिति थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन उनकी होती हो राजनीति में? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपने अभी तक देखे बहुत सारे इश्यूज हैं, नोटबंदी हो या भारत पाकिस्तान के रिश्ते हो या ऐसे बहुत, जैसे जो लेटेस्ट जो ताजा एक उदाहरण है कि वो एक जो सर्कुलर निकाला था किसी ने कि ऑफिस में देव देवताओं या धार्मिक कुछ पूजा आराधना कुछ होगी नहीं, उसके खिलाफ शिवसेना ने आज तुरंत मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया और वो आदेश वापस भी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि इसलिए वो अपना एक तरफ हिंदुत्व का एजेंडा, दूसरी तरफ सन ऑफ सॉइल जो महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए ये अपना एजेंडा, ये दोनों मिलके वो चल रहे हैं। जहां उनको लगता है कि उनके एक ये जो दो प्लैंक्स हैं उनके अलग खड़े होकर फायदा वहां अलग हो जाएंगे, वहां अलग हो जाएंगे, या वो अगर हो सके तो वो केंद्र सरकार हो, नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो, सबके ऊपर वो क्रिटिसाइज करने में भी पीछे नहीं रहेंगे। ये रीजनल पार्टीज की एक मानसिकता है, अपने अस्तित्व के लिए वो ये चीजें करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। Hello and a warm welcome to our election special coming to you from Goa. Everybody is compromised in Goa. Okay. We have big lobbies like mining. We have big lobbies of tourism, and they are controlling the full, the political space of Goa.
Aam Aadmi Party is not an Aam Aadmi Party but a Khas Aadmi Party. It has become a Me Too party. Why one should go outside in some village and buy a house because you can't afford in the central areas? Watch Polpuri from Goa's Miramar Beach only on Rajya Sabha television. पंजाब में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और तेज पर होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में रैली की तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजीठा, जलालाबाद और लामी में चुनावी सभाएं की। और इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। शुक्रवार को सभी प्रमुख पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने रैली कर अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में रैली कर विपक्षी दलों पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया कि कुछ लोग निजी स्वार्थ के कारण राजनीति के अहम मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्य न होने के कारण किसी न किसी कारणवश इस चुनाव में पंजाब की आन बान शान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पासे विकास है, एक पासे विनाश है, एक पासे अमन शांति ते भाईचारक सांझ है, दूजे पासे गड़बड़ है और डिवाइड एंड रूल दियां पॉलिसियां हैं। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए राज्य की बदहाली के लिए अकाली बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मजीठा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राज्य के 70% युवा नशे की गिरफ्त में है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के संसाधन पर महज एक परिवार का कब्जा है। पंजाब में नौकरी लेनी है तो बादलों को काट दो, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो बादलों की कंपनी को काट दो। पंजाब के बादलों ने यहां अंधेरा फैला दिया। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दिल्ली के साथ साथ पंजाब का भी सीएम बनना चाहता है। सत्ताधारी गठबंधन अकाली दल और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशे के मुद्दे को एक भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश की। कैमरामैन दिलीप मेहती के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, जालंधर। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी कर मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी कैंटीन से लेकर पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया। तो वहीं एनआरआई की संपत्ति की सुरक्षा की बात भी इसमें कही गई है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे हैं। इसमें दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक, 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था और 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा शामिल है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कोई चुनावी जुमला नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो चुनाव में वोट लेने का जरिया नहीं है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हमारा करार है। आम आदमी पार्टी ने इसके अलावा जो वादे किए हैं उनमें दिसंबर 2018 तक किसानों को कर्ज मुक्त करना, धार्मिक बेअदगी की जांच, 25 लाख रोजगार के अवसर, 5 रुपए में खाना, अल्पसंख्यकों के लिए घर, मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण जैसे वादे शामिल हैं। जिन्ना तुसी कर्जा लिया वा जे उस तो बाद तुसी ब्याज दे चुके जे ते वो कर्जा माफ समझा जाऊगा। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अगे तो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆੜਤੀਆ ਵਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਰੀਬ 9.5-10%, ਉਹ ਤੋਂ सिर्फ 1% ज्यादा ले सकेंगे। पार्टी ने एनआरआई की संपत्ति सुरक्षित करने के लिए मलकियत में एनआरआई शब्द शामिल करने का वादा किया। पार्टी ने उप मुख्यमंत्री का पद दलित को देने का भी दावा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आम बजट को टालने की मांग की है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से केंद्र सरकार को जारी किए गए निर्देश का हवाला देते हुए लिखा है कि आम बजट में चुनाव आचार संहिता के चलते
5 राज्यों के लिए कोई विशेष योजना घोषित नहीं की जा सकती और ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य को आम और रेल बजट का फायदा नहीं मिल सकेगा और इसीलिए बजट को विधानसभा चुनाव के बाद पेश करने पर विचार किया जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पहले भी सरकार से 1 फरवरी की बजाय 5 राज्यों में चुनाव के बाद बजट पेश करने की मांग कर चुके हैं। अड़े हुए हैं कि नहीं, वो ना सिर्फ ये काम नहीं करेंगे लेकिन बजट को प्रीपोन कर दिया 1 फरवरी को और स्पष्ट है कि इस बजट से वो फायदा उठाना चाहते हैं चुनाव में और ये चुनाव उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। कोर्ट ने भी वो मांग रिजेक्ट कर दी, चुनाव आयोग ने भी रिजेक्ट कर दी। इसलिए जो उनका सुझाव है, इनका शुभ सुझाव, इस शुभ सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन बजट जो है वो 1 फरवरी को ही पेश होगा और वही पेश होना देश के हित में है। कांग्रेस की प्रचारक प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता विनय कटियार के बयान का विरोध जारी है। आज दिल्ली में महिला कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने बीजेपी नेता विनय कटियार से माफी की मांग की। हाल ही में एक इंटरव्यू में बीजेपी सांसद विनय कटियार ने प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी और इसकी कांग्रेस समेत कई दलों ने निंदा की थी और बीजेपी ने हालांकि इस बयान से किनारा कर लिया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी से सरकार की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दोनों ही सुधारों से चोरी रुकेगी और करदाताओं की संख्या बढ़ेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशाखापट्टनम में CII के सम्मेलन में नोटबंदी के फायदों पर बात की। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से समानांतर अर्थव्यवस्था खत्म होगी और कर वसूली में इजाफा होगा। The size of the more formal economy is expanding. So are the transactions in the banking system and through the digital mode. This is going to result, coupled with the GST, in the days to come, much larger revenues as far as the states are concerned, as far as the central government is concerned. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों के सहयोग से GST के अधिकतर लंबित मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और इसके लागू होने से पूरा देश एक बाजार बन जाएगा। That itself enables India to become one large market, allow a free flow of goods and services across the country, have only one taxation system in the country, eliminate multiple assessments, eliminate taxes on taxes. सरकार की योजना इस साल 1 जुलाई से GST लागू करने की है। GST लागू होने से एक्साइज, सेवा कर, वैट और दूसरे स्थानीय कर खत्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। AIADMK की महासचिव शशिकला नटराजन ने आज पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई जिसमें मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम भी शामिल हुए। तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और इस मौके पर चेन्नई में AIADMK मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्याएं रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने आत्महत्या की वजहों का पता लगाने को कहा है। उसने केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और रिजर्व बैंक से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई किसान फसल चौपट होने और कर्ज के चलते आत्महत्या कर रहे हैं लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में किसानों से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है जिसमें गुजरात का मसला उठाया गया था, लेकिन कोर्ट ने खुद इसका दायरा बढ़ाकर इसे पूरे देश में शामिल किया। मेघालय के राज्यपाल V षणमुगनाथन का इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने राज्यपाल के दफ्तर की गरिमा से समझौता करने के आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से उन्हें हटाने और राजभवन की गरिमा बनाए रखने की अपील की थी। राजधानी शिलांग में सिविल सोसाइटी की महिला कार्यकर्ताओं ने कल इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि राज्यपाल ने तमाम आरोपों का खंडन किया। 67 साल के V षणमुगनाथन ने मई 2015 में मेघालय के राज्यपाल का पदभार संभाला था और उनके पास सितंबर 2016 से अरुणाचल का अतिरिक्त प्रभार भी था। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान से अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें एक सैन्य अधिकारी समेत 15 जवान शामिल हैं। गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान में लापता 4 जवानों के शवों को आज बरामद कर लिया गया। आसमान से बरसती सफेद आफत,
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी आम लोगों के साथ सेना के लिए आफत बन चुकी है। गुरेज सेक्टर में पिछले 15 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। यहाँ सेना के 2 शिविर हिमस्खलन की चपेट में आ गए। खराब मौसम और भारी हिमपात के बीच राहत अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया। तमाम इंतजामों के बावजूद एक सैन्य अधिकारी समेत 15 सैनिकों की जानें चली गईं, जिसमें 4 और सैनिकों के शव बरामद किए गए। Yeah, total so far we have recovered 14 dead bodies of our martyrs. Presently the operation has been called off. There are no more missing soldiers. गुरेज सेक्टर श्रीनगर से करीब 125 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 8000 फीट है। इसकी सीमा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से लगती है। इसी वजह से यहाँ जवानों को तैनात करना पड़ता है। बर्फ पिघलने लगती है तो वो स्लाइड कर जाती है, वो लैंड स्लाइड आ जाती है, या वो एवलांच उसको बोलिए। अब आप बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट तो हटा नहीं सकते, वरना फिर कारगिल हो जाएगा। अगर आपको विंटर में हमें वहां नहीं रहना चाहिए तो कारगिल के टाइम पर भी यही हुआ था। जानकारों का कहना है कि हिमस्खलन का खतरा तब और बढ़ जाता है जब ऐसी जगहों पर मकान या शिविर बनाए जाते हैं। हालांकि तूफान से पहले यहाँ चेतावनी जारी की जाती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिमपात की वजह से सैनिकों की जान गई है। पिछले साल 10 फरवरी को आए बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 19 मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो पहाड़ों में बर्फबारी जारी है तो मैदानी इलाकों में बारिश, जिसके चलते ठंड बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। 3 दिन बंद रहने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। बर्फ से ढके मकान, पेड़ और सड़कें। जम्मू में इन दिनों चारों तरफ यही मंजर है। पूरा कश्मीर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। भारी हिमपात की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को जरूरी सामानों की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घाटी का संपर्क शुक्रवार को चौथे दिन भी देश भर से कटा रहा। हालात को देखते हुए कश्मीर विश्वविद्यालय ने रविवार तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। राज्य के ज्यादातर इलाकों में पारा शून्य से नीचे जा चुका है। लेह में सबसे कम -5.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जारी हिमपात और बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। या तो बारिश रुकी नहीं रही है और ठंड भी बहुत है मौसम में। क्या तो ये हवा चलने से बर्फ पड़ा हुआ है, जो उसके अकॉर्डिंग मतलब हवा लग रही है, बर्फ की ठंडी बहुत हवा है और मतलब ठंड भी बहुत लग रही है शरीर में। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी बारिश हुई। चंडीगढ़ में 50.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बेमौसम बारिश से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले 24 घंटे में बारिश की आशंका जताई है। इससे बीमारी ज्यादा फैल सकती है, क्योंकि सर्दी जुकाम भी इससे लग रहा है। और अभी हम लोग कल निकले हैं काम से, आज आए हैं तो मौसम बिगड़ गया तो सारा काम रुक गया है। मौसम का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली आने जाने वाली 20 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 9 का समय बदला गया। वहीं एक को रद्द करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज झांकी कलाकारों से मुलाकात की। ये कलाकार कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। कलाकारों ने उपराष्ट्रपति भवन में अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसका मकसद भारत की सांस्कृतिक विविधता को दिखाना था। उपराष्ट्रपति ने कलाकारों से बात कर उनका उत्साह बढ़ाया। समारोह में सैन्य और विभिन्न मंत्रालय के अधिकारियों ने भी शिरकत की। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।